इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे जैसे लोगों के जीवन में समस्याएं बढ़ती गईं, लोगों ने समस्याओं के समाधान के तमाम रास्ते चुने और तमाम रास्ते अपना लिए। वास्तुशास्त्र के बारे में अगर कहें तो घर की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों ने फेंग शुई का सहारा लिया। क्या है ये फेंग शुई और कितना कारगर है इसका प्रयोग, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर फेंग शुई है क्या, किस चीज को फेंग शुई कहते हैं, भारतीय वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में अंतर क्या है ये भी जानेंगे, और फेंग शुई के उपाय, इसके सिद्धांत कितने प्रभावशाली हैं, कितने कारगर हैं, इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो बात करेंगे फेंग शुई की, इसके सच की, इसके प्रभाव की, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह के 10 बजे तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, सुबह 11:14 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि फेंग शुई आखिर है क्या। देखिए, फेंग शुई को चीनी वास्तुशास्त्र कहा जा सकता है। चीनी वास्तुशास्त्र में सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को ची कहा जाता है और इसमें ची पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा फेंग शुई में चुंबकीय ऊर्जा का, मैग्नेटिक एनर्जी का प्रयोग भी होता है और इसे कहते हैं यिन और यांग। फेंग शुई जो काम करती है वो ऊर्जा के नियंत्रण के सिद्धांत पर काम करती है। पॉजिटिव एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस सिद्धांत पर फेंग शुई काम करता है। इसमें बहुत सारी चीजों का प्रयोग करके ऊर्जा को ठीक किया जाता है। फेंग शुई ये मानता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहीं पॉजिटिव एनर्जी होती है, कहीं नेगेटिव एनर्जी होती है, तो जहां पॉजिटिव एनर्जी है उसे बढ़ाओ और जहां नेगेटिव एनर्जी है उसे घटाओ। कैसे घटाओ? ये लोग प्रयोग करते हैं ड्रैगन का, फिनिक्स का, टर्टल यानी कछुए का, लाफिंग बुद्धा का, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके ये घर की एनर्जी को दुरुस्त करने का दावा करते हैं, दुरुस्त करने की बात करते हैं। लेकिन फेंग शुई केवल चाइना में ही नहीं रह गया है, ये अमेरिका और एशिया में भी तेजी से फैल रहा है। यानी फेंग शुई शुरू तो हुआ था चाइना से, लेकिन धीरे धीरे देश दुनिया में इसका प्रभाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि इसे हम चाइनीज यानी चीनी वास्तुशास्त्र कह सकते हैं, तो भारतीय वास्तुशास्त्र में और फेंग शुई में अंतर क्या है? देखिए, भारतीय वास्तुशास्त्र 5 तत्वों पर काम करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, भूमि, आकाश, 5 तत्वों पर ये जो वास्तुशास्त्र है भारत का, ये काम करता है। अग्नि पर भी काम करता है।
इसमें भूमि परीक्षण भी सम्मिलित है। भारतीय वास्तुशास्त्र में जब आप किसी मकान का निर्माण करवाते हैं तो सबसे पहले उसके जमीन की गुणवत्ता देखी जाती है कि जमीन कैसी है। मकान बनवाने के पहले देखा जाता है कि जमीन पॉजिटिव है या नहीं है। भारतीय वास्तुशास्त्र की शुरुआत होती है भूमि के भराव के साथ। भूमि का चुनाव, नींव का भराव, नींव कैसे भरी जाएगी, कहां पर खोदी जाएगी, भूमि कैसे होगी, यहां से शुरू होती है और इसकी समाप्ति होती है गृह प्रवेश पर। इसमें दिशाओं और ऊर्जा के अलावा सूर्य की रोशनी पर भी काम किया जाता है। एनर्जी का जो सिद्धांत चाइना मानता है, चीन मानता है, हम वो नहीं मानते। हम ज्यादातर मानते हैं कि जो ऊर्जा है वो हर वस्तु से पैदा होती है और सबसे ज्यादा इस दुनिया में ऊर्जा पैदा होती है सूर्य से। तो हम सूर्य की रोशनी पर बहुत काम करते हैं, हम वेंटिलेशन यानी हवा पर बहुत काम करते हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वास्तु सही है या गलत है। और वस्तुओं से ज्यादा परिवर्तन कैसे होगा, रंग कैसा होगा, मंत्र कैसे होंगे, तो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, रंगों का प्रयोग करते हैं और मंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन तमाम चीजों से हम वास्तुशास्त्र को बैलेंस करते हैं, वास्तुशास्त्र को संतुलित करते हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र बड़ा वृहद है, बड़ा ब्राइट है, बहुत बड़ा है और उसमें छोटी से छोटी चीज पर बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से बात की गई है। चीनी वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं है। वहां पर एक पक्का प्रिंसिपल है, उसी पे सब चलेगा, चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी होगा। लेकिन भारतीय वास्तुशास्त्र में ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। अब ये जान लेते हैं कि क्या भारत में फेंग शुई के जो सिद्धांत हैं क्या वो कारगर हैं। देखिए, जो भारतीय वास्तुशास्त्र है ये भारत के परिवेश के हिसाब से सामान्यतः बनाया गया है। इसी प्रकार से फेंग शुई चीन के परिवेश पर और चीन के घरों के निर्माण पर आधारित है। चीन के परिवेश का भारत के परिवेश पर असर नहीं हो सकता। चाइना सामान्यतः कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था कि वहां की परंपराएं भारत से मिलती जुलती हों या वहां के परिवेश भारत से मिलते जुलते हों। इसीलिए फेंग शुई की चीजों का, उसके सिद्धांत का भारत में प्रयोग करने पर कोई खास फायदा नहीं होता। आप भक्त बने रहिए फेंग शुई के, लेकिन उससे कोई भारत में आपको फायदा हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। अब हम फेंग शुई की अलग अलग चीजों की पड़ताल करते हैं और अलग अलग चीजों के आधार पर जानते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहली चीज है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा क्या है? एक मोटा सा व्यक्ति है, उसकी मूर्ति होती है, उसका बड़ा सा पेट होता है और हाथ में धन की पोटली होती है, धन का थैला होता है या कमंडल होता है। ऐसा मानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, जबकि सच्चाई यह है कि इससे कोई ऊर्जा पैदा नहीं होती। बुद्ध, कहां बुद्ध और कहां लाफिंग बुद्धा? इसको देख करके आप लाफिंग बुद्धा को किसी टेबल पे रख दीजिए और बढ़िया से सजा दीजिए। उसको देख के आपके मन में श्रद्धा पैदा नहीं होगी, हंसी जरूर आ जाएगी कि कैसा बना दिया बुद्ध को। बेहतर होगा हमारी परंपरा में हम लाफिंग बुद्धा के बजाय भगवान गणेश को रखें। इससे घर में श्रद्धा, भक्ति, समृद्धि सब कुछ आ जाएगी। और घर में अगर आप गणेश जी रखेंगे तो कोशिश करें कि आपके घर के जो गणपति हैं वो पीले रंग के हों तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर गणेश जी पीले रंग के हों तो बहुत ही अच्छा होगा। आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखने के बजाय गणेश जी रखने का प्रयास करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं बागुआ के बारे में। बागुआ एक मिरर है, एक शीशा है जो अष्टकोणीय होता है, 8 कोण होते हैं इसके। आमतौर पर इसको घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं
और मानते हैं कि अगर आप घर के मुख्य द्वार पर बागुआ लगाएंगे तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और घर में रहने वाले लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वास्तविकता ये है कि ये चाइना, जापान में काम करता होगा, मैंने नहीं देखा कि भारत में बड़ा प्रभावशाली होता है। और अगर आप चाहते ही हैं कि मुख्य द्वार पर कुछ लगाया जाए तो अपनी परंपरा के हिसाब से मुख्य द्वार के दोनों तरफ, राइट में भी और लेफ्ट में भी लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं, वो बहुत अच्छा होगा। और घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ 2 त्रिभुज एक दूसरे को काटते हुए अगर आप लगाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। भारतवर्ष में इसके परिणाम बेहतरीन होंगे। अब फेंग शुई में लोग अपने घर में ड्रैगन रखते हैं, फिनिक्स रखते हैं, कछुआ रखते हैं, मेढक रखते हैं। क्या मामला है? देखिए, इन चीजों को फेंग शुई में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि इनको रखने से सुरक्षा होती है और इनको रखने से धन आसानी से मिलता है। लेकिन भारत में घर में जंगली जानवरों के चित्र या उनकी आकृति रखना अच्छा नहीं मानते। अब ड्रैगन एक ऐसा प्राणी है जिसके मुंह से आग निकल रही है, आप ड्रैगन रख रहे हैं घर में, तो पशु कितने भी भाग्यवान क्यों ना हो, अगर उनकी प्रकृति जंगली हो तो उन्हें घर में मत रखिए। ये ड्रैगन रखना, कछुआ रखना, मेढक रखना, फिनिक्स रखना, ये सब बंद करिए। घर में इस तरह के जानवरों की आकृति या इस तरह के जानवरों का चित्र आपके लिए उत्तम नहीं होगा। तो फेंग शुई ने धीरे धीरे हमारे दिमाग पे कब्जा कर लिया है और जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो हमारा भारतीय वास्तुशास्त्र कहता है, हम उसे छोड़ रहे हैं और ड्रैगन के पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब करना बंद करिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर में किस जानवर का चित्र या मूर्ति रखना अच्छा होता है। अगर घर में जानवर का चित्र लगाना ही है या जानवर की मूर्ति आप रखना ही चाहते हैं तो कौन से जानवर का चित्र या किस जानवर की मूर्ति रखना अच्छा होगा, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको फेंग शुई की बारीकियों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं, रेखा जी हैं आजमगढ़ से, उनसे बात करते हैं। रेखा बताइए। दीपिका बताइए। सर प्रणाम गुरुदेव जी। नमस्कार। दीपिका बोल रही हूँ आजमगढ़ से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1993, समय भोर में 2 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? जी आजमगढ़ में ही हुआ है। पूछिए, क्या प्रश्न है, पूछिए। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और शादी को 3 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं और सरकारी नौकरी के लिए मैं शिक्षक की तैयारी कर रही हूँ। कुंडली दीपिका आपकी बनती है सिंह लग्न की, राशि भी आपकी सिंह बनती है। महादशा इस समय आपकी राहु की चल रही है और आपकी जो अंतरदशा इस समय चल रही है वो चल रही है बृहस्पति की। देखिए, मुझे लगता है संतान के लिए जो भी आपको प्रयत्न करना है, प्रयत्न करने का जो उचित समय है वो आपका इस साल के अगस्त के महीने से शुरू होता है। तो अगस्त के बाद अगर आप प्रयास करें तो संतान प्राप्ति आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। अगले साल आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, ये कुंडली की संभावनाएं बता रही हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की संभावना बनती है, लेकिन ये बनती है अप्रैल 2022 के बाद। अगले साल शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी भी आपको मिल जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए और बेहतर करियर के लिए एक पीला पुखराज तकरीबन 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का।
इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि फेंग शुई का भारत में कोई प्रयोग नहीं है और फेंग शुई भारत में प्रभावशाली भी नहीं है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको सांस फूलने जैसी या जकड़न जैसी समस्या है, छाती में जकड़न महसूस होती है या आपकी सांस फूलती है, तो दालचीनी का पाउडर ले लें। छोटा चम्मच, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर चाय में मिला करके इसे आप पिएं। इससे आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक होगी, इससे सांस फूलने की समस्या में सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, रिश्तों की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी आज। सेहत में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, परिवार की स्थिति ठीक रहेगी। सेहत में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, काम का बोझ बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। काम का दबाव कम होगा। परिवार में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, परिवार में मतभेद सुलझ जाएंगे। करियर में नया अवसर मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, यात्रा में सावधानी रखें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर में सुधार होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, जूही हैं मुरादाबाद से। उनसे बात करते हैं। जूही बताइए। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 12/11/1972। समय बताइए। समय पंडित जी 4 से 5 के बीच है। एकदम सटीक टाइम नहीं पता है। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुरादाबाद में। पूछिए बहन जी, क्या प्रश्न है? पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा ना तो वैवाहिक जीवन आज तक अच्छा रहा और मेरा आगे क्या, मुझे कोई सुख मिल पाएगा जीवन में या नहीं। मैं अपने पति से 19 साल से अलग हूँ
और अकेले ही मैंने बच्चे पाले हैं। जीवन में बहुत संघर्ष रहा है पंडित जी। अब आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा कि नहीं। मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती है पंडित जी। कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर राशि। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी चल रही है शुक्र की। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में वैवाहिक सुख जैसी चीज़ नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए लाख प्रयास कर लें, वैवाहिक सुख तो देखिए मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आगे का जीवन आपका बेहतर है, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन का अभाव नहीं होगा, ज़िंदगी आराम से चलेगी। लेकिन वैवाहिक सुख वाले पार्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। वैसी संभावना भी कुंडली में नहीं बनती है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और जीवन आपका आराम से चले, मानसिक तनाव से बचने के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और नित्य प्रातः और नित्य सायं रोज सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ हिमाचल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं छोटा मुंडा, मेरे 15 साल हो गए, उसका एक्सीडेंट हो वो ठीक नहीं होया करता, इदा ही बस काम कार भी इदा ही है। जन्म तारीख बताइए उनकी। 1995। तारीख 19 जुलाई। 19 जुलाई 1995। समय बताइए। समय 12 बजे दिन दे। कहाँ पे जन्म हुआ है? हिमाचल में ही, ऊना। हिमाचल में कहाँ? ऊना? हाँ जी ऊना, हिमाचल में। हाँ, तो आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ जी, कोमा च रहा और वो ठीक नहीं हो पा रहा है? ठीक हूँ उदा ठीक है, पर थोड़ी बांच भी दिक्कत है, बस परेशानी बहुत है। हूँ कुंडली आपके बेटे की कन्या लग्न की है और राशि बनती है मेष राशि। महादशा इस समय शुक्र की चल रही है और अंतरदशा इस समय चल रही है केतु की, जून 2022 तक। शुक्र में केतु की जो दशा है वो अभी आपके बेटे के लिए जून 22 तक बहुत अच्छी नहीं है। जून 2022 तक अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जून 2022 के बाद इनकी सूर्य की दशा शुरू हो जाएगी और सूर्य की दशा शुरू होने पर ये जल्दी तरक्की कर पाएंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। फिलहाल इनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और जिंदगी को रास्ते पे लाने के लिए एक इनको नीलम पहना दें, तकरीबन 5-6 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार को रात को नीलम पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको करियर में और परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा और कर्ज से मुक्ति भी आपको मिल पाएगी। लेकिन इस साल में स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। साल के अंत में आपको दुर्घटनाओं से भी बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर गरीबों को अन्न वस्त्र का, धन का दान करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि घर में किस जानवर का चित्र या किस जानवर की मूर्ति रखना अच्छा होता है। देखिए, घर में जंगली स्वभाव के पशुओं के चित्र न लगाएं। इसकी जगह पर घर में गाय या हाथी का चित्र लगाना बहुत अच्छा होता है। हाँ, सफेद हाथी की मूर्ति धन के स्थान पे रखनी चाहिए और गाय जो है वो अपने बैठक में, अपने लिविंग एरिया में सफेद गाय की मूर्ति बछड़े के साथ हो तो इसको रखना आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो गायत्री मंत्र का जप करें, इससे आपकी जीवन की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा
शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।